अब देखो यार, अगर तुम लोग मर्डर ग्रैंडपा मिनोरू सुजुकी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर जापान में एक रेसलिंग मैच के अंदर मिनोरू सुजुकी को लेकर बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो चुका है। एडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ब्लॉकबस्टर पेपर व्यू के बाद पेपर व्यू की बाई रेट सामने आ चुकी है। टीएनए रेसलिंग के अपकमिंग स्लैमवर्सरी पेपर व्यू को लेकर टीएनए के टिकट सेल ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइज वहीं 2024 के मेल फीमेल एंड टैग टीम रेसलर ऑफ द ईयर को लेकर ESPN की ऑफिशियल रैंकिंग सामने आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूवरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर AEW के डायनामाइट के व्यूवरशिप की, तो गाइज यहाँ पर AEW के फॉरबिडन डोर के पहले लास्ट वीक जब AEW ने फॉरबिडन डोर का गो होम एडिशन डायनामाइट किया था तो AEW डायनामाइट को 6,80,000 व्यूवरशिप मिली थी। बट यहीं AEW ने फॉरबिडन डोर के बाद इस हफ्ते जब शिकागो में बीच ब्रेक स्पेशल डायनामाइट किया तो AEW के डायनामाइट शो को करीबन 6,88,000 व्यूवरशिप मिली गए, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 8,000 ज्यादा है। और गाइस डेफिनेटली यहाँ पर AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो व्यूवरशिप के मामले में लास्ट वीक के मुकाबले तो बेटर है। बट गाइस मैं पर्सनली अब भी AEW के डायनामाइट को फ्लॉप मानूंगा, क्योंकि गाइस वेडनेसडे नाइट के ऊपर AEW के बीच ब्रेक स्पेशल डायनामाइट होने के बाद भी अगर यहाँ पर डायनामाइट को 7 लाख भी व्यूवरशिप नहीं मिलती गए तो गाइस यहाँ पर AEW के डायनामाइट के व्यूवरशिप के बढ़ने का कोई भी मतलब नहीं गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की बाई रेट की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को लेकर कुछ खास ज्यादा हाइप नहीं थी। बट गाइस इसके बावजूद भी शो के ऊपर करीबन 11,400 अटेंडेंस थी और AEW के फॉरबिडन डोर के टिकट सेल के द्वारा AEW कंपनी ने करीबन 1 मिलियन गेट का रेवेन्यू भी किया। बट गाइस अब यहाँ पर फाइनली AEW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की बाई रेट सामने आ चुकी है। गाइस यहाँ पर बात करें AEW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के बाई रेट की, तो गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के हिसाब से AEW के इस साल फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की अर्ली बाई रेट करीबन 1,16,000 के बराबर है। और क्योंकि ये बाई रेट अर्ली बाई रेट है तो गाइस आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि AEW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की फाइनल बाई रेट करीबन 1,25,000 से 1,30,000 के बीच में होने वाली गए। और अगर यहाँ पर फॉरबिडन डोर की बाई रेट 1,30,000 भी जाती गए तब भी यहाँ पर बाई रेट के मामले में इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू लास्ट ईयर के मुकाबले फ्लॉप माना जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 के अंदर AEW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की फाइनल बाई रेट करीबन 1,40,000 के बराबर थी। और गाइज मैं आपको कम से कम इतना तो बता ही सकता हूँ कि AEW के इस साल की फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की फाइनल बाई रेट 1,40,000 के पास नहीं जाने वाली गए। और इसीलिए यहाँ पर बाई रेट के मामले में लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल का फॉरबिडन डोर फ्लॉप माना जाएगा। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA के अपकमिंग पेपर व्यू स्लैमवर्सरी पेपर व्यू की। बात करें अगर यहाँ पर TNA के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ। TNA इस साल उनके साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू स्लैमवर्सरी पेपर व्यू 20 जुलाई को कनाडा में करने वाली गए, जहां पर इस साल TNA का स्लैमवर्सरी पेपर व्यू किसी छोटे कन्वेंशन सेंटर में ना होकर बल्कि एक काफी अच्छे खासे अरीना में होने वाला है। और इस साल TNA का स्लैमवर्सरी पेपर व्यू TNA यहाँ पर कनाडा के अंदर वेडून ऑडिटोरियम में करेगी, जिस अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 4100 के बराबर है। और गाइज अब यहाँ पर TNA के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइज यहाँ पर TNA के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर TNA रेसलिंग ने करीबन 3600 टिकट सोल्ड आउट कर दिया है। और गाइज आप लोग ये सुनकर शौक होगी कि जहां TNA के एवरेज पेपर व्यू की अटेंडेंस करीबन 1000 या 1200 होती है, वहीं कनाडा में TNA के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर करीबन 4000 लोग शो पर देखने को मिलने वाले गए, क्योंकि गाइज अब भी इस पेपर व्यू को करीबन 15 दिन बाकी गए। और गाइज TNA के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू की अब यहाँ पर ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 4114 के बराबर है, जहां पर 4114 टिकट में से TNA रेसलिंग ने करीबन 3622 टिकट सोल्ड आउट कर दिया है। और अब यहाँ पर पेपर व्यू के ऊपर TNA को मात्र 500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबल TNA कर सकती गए। और गाइज यहाँ पर अटेंडेंस के मामले में TNA के इस साल का स्लैमवर्सरी पेपर व्यू पिछले 10 साल में TNA का हाईएस्ट अटेंडेंस पेपर व्यू होने वाला है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि TNA के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर फाइनल अटेंडेंस कितनी होती है और गाइज TNA रेसलिंग 4100 टिकट सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जापानीज लेजेंड मिनोरू सुजुकी की।
सुजुकी। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर मिनोरू सुजुकी की, तो गाइज अगर आप लोग जापानीज रेसलिंग को फॉलो नहीं करते हो तो आपको नहीं पता होगा मिनोरू सुजुकी वैसे तो जापान में एनजेपीडब्ल्यू के लिए काम करते गए, बट गाइज सुजुकी यहाँ पर करंटली एनजेपीडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में ना होकर बल्कि पूरी तरह से फ्री एजेंट है, और इसीलिए जापान में आज के टाइम के ऊपर वो एनजेपीडब्ल्यू के बाहर काफी सारी जापानीज इंडी कंपनी पर काम करते गए। और यहीं कल यहाँ पर मिनोरू सुजुकी जापान के अंदर एक और इंडी कंपनी टैमरू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जहां पर बेसिकली शो के ऊपर मिनोरू सुजुकी एक नॉर्मल मैच रेसल कर रहे थे। और गाइस यहां पर मिडिल मैच के अंदर जब मिनोरू सुजुकी के ओपोनेंट के द्वारा मिनोरू सुजुकी को किक किया जाता है तो गाइस सुजुकी यहां पर रिंग के अंदर कोलैप्स हो जाते गए, और गाइस इसके बाद मिनोरू सुजुकी रिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं हिलते गए, जिसके बाद कि सडनली यहां पर डॉक्टर्स और मेडिकल टीम के द्वारा रिंग के अंदर आकर मिनोरू सुजुकी को चेकअप किया जाता है। और जब यहां पर मिनोरू सुजुकी बिल्कुल भी नहीं हिलते गए, उसी समय यहां पर मिनोरू सुजुकी को एम्बुलेंस में डालकर लोकल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया जाता है। और गाइस यहां पर यह इंसिडेंट इतना बड़ा होता है कि मिनोरू सुजुकी के रिंग में कोलैप्स करने के बाद इस पूरे रेसलिंग शो को ही कैंसिल कर दिया जाता है। मिनोरू सुजुकी के मैच के बाद बाकी जितने मैचेज होने वाले होते गए उन सभी मैच को कैंसिल करते हुए इस रेसलिंग शो के प्रमोटर यहां पर सुजुकी के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाते गए, जहां पर बेसिकली मिनोरू सुजुकी के 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद फाइनली यहां पर अब मिनोरू सुजुकी की तबीयत ठीक हो चुकी है और मिनोरू सुजुकी हॉस्पिटल से बाहर आ चुके गए। और गाइस यहां पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि मिडिल मैच के अंदर मिनोरू सुजुकी के हेड पर किक लगने की वजह से मिनोरू सुजुकी अनकॉन्शियस हो गए थे और वो यहां पर रिंग के अंदर बेहोश हो गए थे। बट गाइस अच्छी बात यह है कि मिनोरू सुजुकी के हेड के अंदर ना तो किसी तरह की कोई भी इंजरी गए और ना ही मिनोरू सुजुकी के बॉडी में कोई और इंजरी गए। और गाइस मिनोरू सुजुकी के बीच मैच में बुरी तरह से कोलैप्स होने के बाद भी मेडिकल तौर पर सुजुकी यहां पर पूरी तरह से फिट है, और सुजुकी ने खुद भी इंस्टाग्राम के ऊपर उनका पोस्ट करते हुए उनके फैंस को यह बताया है कि वो यहां पर मेडिकल तौर पर पूरी तरह से बढ़िया है। वेल गाइस मैं पर्सनली ये होप करता हूं कि मदर ग्रैंडपा को किसी तरह की कोई भी सीरियस इंजरी ना हो। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं 2024 के बेस्ट रेसलर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हर साल पीडब्ल्यूआई के द्वारा टॉप टैग टीम, टॉप फीमेल और टॉप मेल रेसलर्स को लेकर टॉप 500 लिस्ट निकाली जाती है, जिसके द्वारा नंबर 1 रेसलर, नंबर 1 टैग टीम और नंबर 1 फीमेल रेसलर्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज होता है। बट गाइस यहां पर पीडब्ल्यूआई के द्वारा, यहां पर ESPN के द्वारा भी हर साल पावर रैंकिंग की जाती है, और गाइस इस बार ESPN के द्वारा 2024 के करंट बेस्ट रेसलर्स को लेकर लिस्ट निकाली गई है, जहां पर ESPN के इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले टैग डिवीजन के अंदर ESPN ने जिन 10 टैग टीम को 2024 का बेस्ट टैग टीम कहा है, इस लिस्ट के अंदर नंबर 10 के ऊपर दी अक्लेम का नाम है, नंबर 9 के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक का नाम है, नंबर 8 के ऊपर दी स्ट्रीट प्रॉफिट का नाम है, नंबर 7 के ऊपर तमाशो चंपा जॉनी गार्गानो का नाम है, नंबर 6 के ऊपर बियंका ब्लेयर जेट कारगिल का नाम है, नंबर 5 के ऊपर दी ए टाउन का नाम है, नंबर 4 के ऊपर नेथन फेजन एक्सकॉम का नाम है, नंबर 3 के ऊपर फिन बेलर जेडी मैकडॉग का नाम है, नंबर 2 के ऊपर FTR का नाम है। और गाइस ESPN के पावर रैंकिंग के हिसाब से अभी तक यहां पर 2024 की जो बेस्ट टैग टीम है वो AEW के EVP द यंग बक्स है। और गाइस ESPN के पावर रैंकिंग के अंदर इस समय यहां पर यंग बक्स को नंबर 1 टैग टीम बनाया गया है। बट गाइस यहां पर टैग टीम डिवीजन के बाद फीमेल डिवीजन के अंदर ESPN ने टॉप 10 लिस्ट के अंदर नंबर 10 के ऊपर WWE की फॉर्मर वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली को रखा है, नंबर 9 के ऊपर रॉक्सिन परेज है, नंबर 8 के ऊपर माई युआतामी है, नंबर 7 के ऊपर विलो नाइटिंगेल है, नंबर 6 के ऊपर लिव मॉर्गन है, नंबर 5 के ऊपर बियंका बेलेर है, नंबर 4 के ऊपर TBS चैंपियन मर्सिडीज मोंज है, नंबर 3 के ऊपर TNA नॉकआउट चैंपियन जोडी ग्रेस है, नंबर 2 के ऊपर AEW वुमेन चैंपियन टोनी स्टोम है, और नंबर 1 के ऊपर WWE की वुमेन चैंपियन बेली है। और गाइस ESPN के हिसाब से अभी तक बेली 2024 की नंबर 1 फीमेल रेसलर है। बट गाइस यही मेल डिवीजन के रैंकिंग के अंदर ESPN ने नंबर 10 के ऊपर AEW सुपरस्टार MJF को रखा है, नंबर 9 के ऊपर AEW सुपरस्टार काजुशिका ओकाडा को रखा है, नंबर 8 के ऊपर WWE वर्ल्ड चैंपियन डेमियन प्रिस्ट को रखा है, नंबर 7 के ऊपर अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन ड्रेसन को रखा है, नंबर 6 के ऊपर जॉन मॉक्सली को रखा है, नंबर 5 के ऊपर ड्रू मैकिंटायर को रखा है, नंबर 4 के ऊपर गुंथर को रखा है, नंबर 3 के ऊपर AEW वर्ल्ड चैंपियन सॉर्ब स्टिगलैंड को रखा है, नंबर 2 के ऊपर AEW के न्यूएस्ट साइनिंग विल ऑस्प्रे को रखा है, और नंबर 1 के ऊपर WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स का नाम है। और गाइस ESPN की पावर रैंकिंग के हिसाब से कोडी रोड्स आज के टाइम के ऊपर सबसे जबरदस्त रेसलर है, और कोडी रोड्स को ESPN ने नंबर 1 रेसलर
शूटर बनाया है। वेल आप यहाँ पर ESPN के इन सभी रैंकिंग से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और गाइज आपको क्या लगता है, कोडी रोड्स, बेली और यंग बक्स नंबर 1 रैंक डिजर्व करते हैं या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।